नमस्कार सभी को। दोस्तों, जिस बात का मोदी जी को सबसे ज्यादा डर है, वो चीजें धीरे धीरे होती जा रही हैं और मोदी जी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वोट चोर का जो नारा है, वो धब्बा अब केवल बिहार तक सीमित नहीं है। बंगाल में भी अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, वो भी बंगाल के सदन के अंदर। कितनी भी कोशिश हो, चाहे जीएसटी में सुधार किया जाए, चाहे माँ की गाली का मुद्दा बनाया जाए, हर मुद्दा छोड़ के अल्टीमेटली बात अटक रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और यही रीजन है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया। और एक चीज और देखा जा रहा है, अभी बंगाल के चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन ममता बनर्जी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी किस लेवल पे तैयारी करती है। जो पहले सुनने में आता था ना कि बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव की तैयारी बहुत पहले से करती है, बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो मुकाबला कर ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी जिस रेशियो में रैली करते हैं, जहां पे जिस राज्य में चुनाव होता है, किसी का चेहरा आगे नहीं होता, सबसे आगे मोदी जी ही दिखाई देते हैं। अब वही रफ्तार विपक्ष ने पकड़ लिया है, इनफैक्ट उससे तेज रफ्तार पकड़ लिया है, क्योंकि आप देखो बिहार में अभी जेडीयू ने या बीजेपी ने ढंग से चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं किया और राहुल और तेजस्वी ने इतनी बड़ी यात्रा कर डाली। इसके अलावा बंगाल में भी ममता बनर्जी जिस तरीके से अभी से आक्रामक हुई है बीजेपी के ऊपर, ये बता रहा है कि विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो किस कारण से आखिर बंगाल के विधानसभा में प्रधानमंत्री जी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ममता बनर्जी ने लगाया है? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सोचते थे कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा केवल बिहार तक सीमित रहेगा, तो आपने अभी तक बस आधी सच्चाई देखी थी, क्योंकि इस बार ये नारा गूंज रहा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन के विशेष सत्र के आखिरी दिन पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये नारा लगाया। आप सोच के देखो, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर वोट चोरी का आरोप लग रहा है और देश का एक मुख्यमंत्री सदन के भीतर प्रधानमंत्री के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है और नारा दे रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। हालांकि मोदी जी को बहुत शौक है इतिहास में अपना नाम नेहरू जी से, इंदिरा जी से आगे रखने का, तो किसी मामले में ये शौक पूरी हो ना हो, लेकिन इस मामले में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जिसके ऊपर वोट चोरी का इतना बड़ा आरोप लगा है। और आप सोच के देखिए, ये बात बीजेपी के लिए कितना झकझोरने वाला होगा। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको काउंटर कैसे करें। तो दरअसल हुआ ये कि बंगाल में एक विशेष सत्र बुलाया था ममता बनर्जी ने, ताकि बंगाली प्रवासियों पर जो कथित अत्याचार हो रहा है उस पर बहस की जा सके। और इस बहस के दौरान 2 सितंबर को भाजपा के जो विपक्षी नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनको निलंबित किया गया था, जिसको लेके भी बीजेपी के विधायकों ने जम के शोर मचाया था। और सत्र के आखिरी दिन यानी 4 सितंबर को कार्रवाई के दौरान जब ममता जी बोलना चाह रही थी, तब फिर से बीजेपी विधायकों ने शोर मचाना और हंगामा करना शुरू किया। बाद में हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा के स्पीकर ने बीजेपी के शंकर घोष को सस्पेंड कर दिया। हालांकि घोष इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही सदन के बाहर जाने को तैयार हो रहे थे, वहीं सदन में ही पसर गए। उसके बाद सुरक्षा गार्डों को बुलाया गया, उनको बाहर निकाला गया, बाहर निकालते निकालते वो बेहोश हो गए, फिर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। अब वो कितना बेहोश हुए थे, कितना होश में थे, ये बात वही जान सकते हैं। हालांकि उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया के सामने ये कहा कि मोदी जी का अपमान हुआ है, मोदी जाति का अपमान हुआ है और इसके लिए हम पूरे देश में ममता जी के ऊपर मुकदमा कराएंगे। और ये तो एक हिसाब से इनडायरेक्टली अपनी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसकी पोल खोलने वाली बात है, कि मतलब आप जानबूझ के पूरे देश में मुकदमा कराते हो नेताओं के ऊपर। ये काम आपने राहुल गांधी के भी साथ किया और इसकी धमकी आप अब ममता बनर्जी को भी दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश को पहली बार इतना सॉफ्ट पीएम मिला है। कभी कभी वो कहते हैं कि एक अकेला देखो सब पे भारी है, कभी कभी इस एक अकेले को हर कोई अपमानित कर दे रहा है। कम से कम मोदी जी को किसी एक बात पे तो टिक जाना चाहिए। लेकिन आप इस बात को समझिए कि बंगाल में ये जो हो रहा है ना, ये टकराव यूं ही नहीं है। ममता जी का जो आंदोलनकारी अंदाज है, उनकी जो सादगी है, जुबान पे जो ऐसे उनके नारे आते हैं, ये सब उन्हें लगातार एक संघर्षशील नेता के रूप में पब्लिक के बीच में पेश कर रहा है। लेकिन इस बार जो उनका तेवर था वो कुछ ज्यादा ही तल्ख था, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए बंगाल के विधानसभा के मंच से उन्होंने भाजपा की नीतियों, उनकी तानाशाही, उनकी जो एंटी बंगाली छवि है, उस पर खुले तौर से हमला किया। और आपको पता ही है जिस तरीके से बीजेपी बदनाम हुई है बाकी राज्यों में हिंदी थोपने के लिए, उसका भी फायदा ममता जी ने उठाया। ममता ने कहा कि बंगाल किसी भी भाषा या संस्कृति के खिलाफ नहीं है, लेकिन भाजपा जो है वो बंगाली विरोधी है। और ये टैग तो काफी राज्यों में, खासकर हिंदी बेल्ट को छोड़ दें तो जितने भी राज्य पड़ते हैं, वहां पे बीजेपी इस चीज के लिए बदनाम है कि वहां पे वो हिंदी थोपती है। हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। अब विदेश में हिंदी तो पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनके ऊपर हिंदी थोपने का काम, ताकि इनकी पॉलिटिक्स चमकती रहे, इसकी कोशिश बखूबी होती है। ममता जी ने आगे कहा कि भाजपा जो है वो बंगाल को उपनिवेश बना रही है, विदेशी ताकतों के आगे भारत का सम्मान बेच रही है और सीआईएसएफ जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी सांसदों को परेशान किया जा रहा है।
और उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं बैठेगा, लोग आपको सत्ता से बाहर फेंक देंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट क्लियर कर रहे हैं कि ममता जी भाजपा को न सिर्फ बंगाल से बल्कि पूरे देश में एक एंटी बंगाली और वोट चोर पार्टी की तरह पेश करना चाह रही हैं। और अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ममता जी की ये स्ट्रेटजी जो है ये सही है, क्योंकि बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है ना, वो किसी की भी इमेज खराब कर सकती है। आपको याद है अखिलेश यादव को टोटी चोर के रूप में बदनाम किया गया, राहुल को पप्पू कह के उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई। और जहां भी चुनाव आता है जिस राज्य में, वहां कुछ ना कुछ ऐसा डर बीजेपी क्रिएट करने का कोशिश करती है कि लोग डर की वजह से बीजेपी को वोट दें। दिल्ली और झारखंड के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा बना के लोगों को डराया गया ताकि डर की राजनीति की जा सके। और दिल्ली में तो खासकर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे, बंगाल के गए हुए लोग थे, उनको बांग्लादेशी बता रहे थे। तो अगर ममता दीदी अभी से अपना जो बंगाली अस्मिता का नैरेटिव है उसको मजबूत नहीं करेंगी, तो बीजेपी कब एक बड़ा नैरेटिव सामने खड़ा कर देगा, तब इनको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बीजेपी जो है वो कई फ्रंट से काम करती है। आप देखो, बंगाल में चुनाव आ रहा है, बंगाल फाइल नाम की मूवी आ गई। बिहार चुनाव खत्म होने दो, उसके बाद आप देखोगे कि बंगाल में कितने ज्यादा घुसपैठिए ये लोग बताते हैं। और यही रीजन है कि ममता बनर्जी अभी से आक्रामक मोड में आ चुकी है। एसआईआर के मुद्दे पे उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे बंगाल में एसआईआर होने नहीं दूंगी। और बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी चाहे अपने पॉपुलैरिटी के पीक में भी रहे हो ना, तो भी वो बंगाल का किला भेद नहीं पाए हैं। दिल्ली तो चलो उन्होंने फिर भी जैसे तैसे जीत ली, लेकिन बंगाल में अभी उनके पांव बहुत कमजोर हैं। अगर अभी की आप राजनीति या संख्या देखो तो बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं और अकेले टीएमसी के पास 225 सीटें हैं। भाजपा केवल 65 पे सिमटी हुई है। तो अभी भी ये नंबर बढ़ाने के लिए मोदी जी को, अमित शाह को, पूरे भाजपा को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और बंगाल फाइल हो गया, घुसपैठिए हो गए, एसआईआर, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, ये सब बीजेपी का टूल किट बन के बंगाल में उतरेंगी। इसीलिए ममता दीदी ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी के साथ भी अब बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि पूर्ण बहुमत नहीं है, बैसाखी की सरकार है, तो इस तरीके से सारी चीजों को मैनिपुलेट करना अब आसान नहीं होगा। विपक्ष भी अब काफी ज्यादा मजबूत है, सड़कों पे है, चौकन्ना है। इंडिया गठबंधन में काफी ज्यादा एकता देखने को मिल रही है। चुनावी प्रक्रिया में भी जिस तरीके से चुनाव आयोग पे विपक्ष की विश्वसनीयता खत्म हुई है, तो जाहिर सी बात है चुनाव में भी कुछ इधर उधर करना किसी के लिए भी अब आसान नहीं होगा। और अब जब देश के मुख्यमंत्री तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये नारा मोदी जी से चिपक चुका है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, ये जो वोट चोर का नारा है, ये आने वाले समय में चुनाव में मोदी जी को नुकसान पहुंचाने वाला है, या बस एक राजनीतिक शोर है जिसका समय जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।